हाय एवरीवन। सो आज हम कुछ जेड के पास्ट ईयर क्वांट्स क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। बेसिकली दीज आर द क्वेश्चंस फ्रॉम जेड 2024, राइट? सो आई विल बी randomly doing any 5 questions from this paper. It's been a year since I attempted this paper. Last year I attempted this paper. I scored around 99.9 plus in the quants. So let's see हम जेड की क्वांट्स को कैसे सोल्व कर सकते हैं, एंड दिस विल ऑल्सो गिव यू अ डिसेंट आइडिया अबाउट द डिफिकल्टी लेवल ऑफ जेड क्वांट्स, राइट? सो a lot of students are confused कि जेड का जो एक्चुअल लेवल है वो क्या होता है. So let's solve the questions one by one, right? And then see how the things go, right? So first question is, consider the equation this is this where x is a real number. For how many different values of x does the given equation hold? So let's say my equation is this. So अभी मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होगी तो मैं डायरेक्टली कन्वर्ट कर दूंगा इस इक्वेशन को log 5 बेस x माइनस 4 पे. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ. ठीक है, अब बेस और लॉग में बेस सेम है तो ये वाली वैल्यूज भी सेम होनी चाहिए. सो आई कैन से x माइनस 2 इज इक्वल टू x माइनस 4. x से x कैंसिल, सो आई कैन से माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 4 इज नॉट ट्रू. माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 4 इज नॉट ट्रू. सो यहाँ पे फॉर हाउ मेनी डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x डज द गिवन इक्वेशन होल्ड? देयर विल बी जीरो वैल्यूज ऑफ x. देयर विल बी नो वैल्यू ऑफ f, नो वैल्यू ऑफ x फॉर विच द इक्वेशन होल्ड्स. काफी इजी क्वेश्चन लगा ये तो मुझे. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है. द कॉस्ट ऑफ रनिंग ए मूवी थिएटर इज 10,000 पर डे प्लस एडिशनल 5,000 पर शो. ठीक है, द थिएटर हैज 200 सीट्स, ए न्यू मूवी रिलीज. सो 10,000 इज माई फिक्स कॉस्ट एंड 5,000 per show is my another variable cost depending on the number of shows. The theater has 200 seats. A new movie released on Friday. There were 3 shows where the ticket price was 250 each for the first 2 shows and 200 for the late night shows. ठीक है, 200 seats are there, 250 for the first 2 shows, 200 for the late night show. ठीक है, फिर हमारा क्या बोल रहा है, फॉर ऑल द शोज टुगेदर द टोटल ऑक्यूपेंसी वाज 80%. सो द टोटल ऑक्यूपेंसी फॉर ऑल द शोज टुगेदर इज 80%. व्हाट वाज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट पॉसिबल? सो देखो, टोटल ऑक्यूपेंसी मेरी कितनी है? 80% है ना, टुगेदर 80%. 200 सीट्स मेरी हर शो में होती है, तो टोटल इज 600 सीट्स और उसमें ऑक्यूपेंसी कितनी होगी? 80%. दैट इज 480 सीट्स आर ऑक्यूपाइड, है ना. तो बेसिकली मैं ऑक्यूपेंसी कहां पे बढ़ाऊंगा? आई हैव टू मैक्सिमाइज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जहां पे मेरी टिकट साइज बड़ी है. और टिकट साइज मेरी कहां पे बड़ी है? फॉर द फर्स्ट 2 शोज. तो फॉर द फर्स्ट 2 शोज व्हाट आई विल डू, 250 फॉर द फर्स्ट शो, 250 स्टूडेंट्स या 250 पीपल फॉर द फर्स्ट शो. उसके बाद मेरे कितने रह गए? 230 फॉर द सेकंड शो. सो बेसिकली दिस इज द टिकट प्राइस, राइट? दिस इज द टिकट प्राइस, माय बैड, है ना. टिकट प्राइस की अगर मैं बात करूं, 250, 250 एंड 200. ठीक है, तो 250 जहां पे मुझे ज्यादा कमाई हो रही है वहां पे ज्यादा ऑडियंस बैठाऊंगा मैं, है ना. आई हैव टू मैक्सिमाइज. तो 200 पीपल कम हियर, नेक्स्ट 200 पीपल हियर एंड रेस्ट ऑफ द 80 पीपल हियर. तो मेरा रिवेन्यू कितना आ जाएगा? 250 इंटू 200 प्लस 250 इंटू 200, दिस विल बी 500. दिस शुड बी 1 lakh, 1 lakh plus 16,000. So 1 lakh 16,000 is my total revenue, right? Fixed cost for the day is 10,000 and 5,000 per show. So basically 3 shows are there. 15,000 plus 10,000, 25,000 is my 25,000 is my cost. So मेरा final जो profit आएगा वो आएगा 116 minus 25. That is 91,000 should be my answer. 91,000 should be my answer. Let me just check the answer if it's correct. I think आपको थोड़ा सा डिसेंट आइडिया लग गया होगा अबाउट द लेवल ऑफ जेड, है ना. और आपको पता लग रहा होगा कुछ भी लेवल नहीं है ना. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. FS Food Stalls sells only chicken biryani. If FS fixes a selling price of 160 per plate, 300 plates of biryani are sold. तो अगर 160 की प्लेट है तो कितनी बिरयानी सेल हो रही है? 300 प्लेट्स. दिस इज प्लेट्स. फॉर ईच इंक्रीज इन द सेलिंग प्राइस बाय 10 पर प्लेट, 10 फ्यूअर प्लेट्स आर सोल्ड. अगर मैं इसको 10 से बढ़ा रहा हूं तो यहाँ पे 10 फ्यूअर प्लेट्स आर सोल्ड. सिमिलरली फॉर ईच डिक्रीज इन द सेलिंग प्राइस बाय 10 पर प्लेट, तो अगर मैं यहाँ से डिक्रीज कर रहा हूँ, 10 more plates are sold. So basically 10 plates का difference आ रहा है. If I change the price by 10 per plate, FS incurs a cost of 120 per plate of biryani and has decided that the selling price will never be less than the cost price. So selling price जो मेरा ये 150, 160 जो भी मैं selling price decide करूंगा, that will never be below the 120. Moreover, due to the capacity constraints, more than 400 plates cannot be produced in a day. तो यहाँ पे भी मेरा एक constant है, that is 400 से ज्यादा मेरी जो
प्लेट्स है वो नहीं हो सकती। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एनी गिवन डे इज द सेम फॉर ऑल द प्लेट्स एंड कैन ओनली बी मल्टीपल ऑफ 10, देन व्हाट इज अ मैक्सिमम प्रॉफिट। बेसिकली देखो, एक दिन में मेरा प्राइस क्या हो सकता है, 160 है ना, 160 प्लस 10x है ना। बेसिकली प्लस 10x से क्या क्या है कि मैं प्लस टेन कितना कर रहा हूं, और x की वैल्यू एडजस्ट हो जाएगी। अगर मैं माइनस माइनस कर रहा हूं, 150 पे जाना चाहता हूं, तो आई विल गेट टेक x एज 1, x एज -1, राइट। सेम यहाँ पे, दिस इज माई प्राइस, प्राइस इक्वेशन, दिस इज माई क्वांटिटी इक्वेशन, क्वांटिटी को मैं 300 प्लस 10x लिख सकता हूँ, सॉरी 300 माइनस 10x, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। मतलब एक्स पॉजिटिव लोगे प्राइस को बढ़ाओगे तो क्वांटिटी कम हो जाएगी, एक्स को नेगेटिव लोगे प्राइस को कम करोगे तो क्वांटिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। दिस इज माई रिवेन्यू, दिस इज माई रिवेन्यू, एंड देयर इज कॉस्ट ऑल्सो 120 पर प्लेट, सो आई कैन से माइनस कॉस्ट, कॉस्ट विल बी 120 per plate, right? Number of plates are this figure, 300 minus 10x. This is something how my equation looks like, है ना। बेसिकली अब आपको क्या करना है, इक्वेशन को सोल्व करना है, 160 इंटू दिस, और आपको एक चीज ये भी बोली है कि दिस प्राइस मस्ट बी ग्रेटर देन दिस प्राइस, दिस वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 120। ठीक है, सो यहां से यू कैन क्विकली गेट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4, राइट। दिस इज द वन थिंग। क्वांटिटी की भी अगर बात करें, सो 300 minus 10x should be less than equal to 400. So what I can say is 100 minus 10x. So x must be greater than equal to -10. ठीक है ना, greater than equal to -10, greater than equal to -4. So I think this is the win-win situation. So we will consider that only, right? बस अब हमें क्या देखना है, let's first solve this equation. 160 into 300 is 48,000. 160 is this, minus 1600x plus 3000x minus 100x square minus 36,000 plus 1200x, right? So 3000 plus 1200 is 4200, and this is 2600x, so minus 100x square is taken, and this whole value is also taken, that is plus 2600x, right, and minus 36,000 and 48,000, this is plus 12,000, right. So this is your revenue, this is your revenue. You have to maximize the revenue, है ना, you have to maximize the value of revenue. Basically क्या कर सकते हो आप, है ना, डिफरेंशिएशन कर सकते हो। डिफरेंशिएशन हाउ यू कैन डू दैट, माइनस 200x plus 2600 is equal to 0. So basically x is my 13, राइट, x is my 13। और इसमें मैंने कुछ बड़ी बात कुछ करी नहीं है। बेसिकली व्हाट आई डिड वाज, है ना, मैंने ये इक्वेशन की एक मैक्सिमम वैल्यू आएगी, है ना, एंड आई हैव फाउंड दैट वैल्यू, आई हैव फाउंड दैट वैल्यू फॉर दिस इक्वेशन, राइट। सो x इज इक्वल टू 13 पे अगर मैं पुट करूंगा, आई शुड गेट माई आंसर। लेट मी पुट x इज इक्वल टू 13। So 169, that is minus 16900 plus 12,000. So this will become minus 4900, and 2600 into 13, that is 0087. So 4900 should be deducted. 28900 should be my answer. Let me check. 28900 should be my answer, है ना। बेसिकली ये इक्वेशन को आपको मैक्सिमाइज करना है, नथिंग, दिस इज माय रिवेन्यू इक्वेशन, एंड दिस इज द ओनली वे टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, है ना, एंड दिस इज द मोस्ट बेसिक वे। 28900 इज माय करेक्ट ऑप्शन, राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए फार्मर हैज ए ट्रायंगुलर प्लॉट, है ना, ज्योमेट्री का क्वेश्चन लग रहा है। So let's see. A farmer has a triangular plot of land. One side of the plot, henceforth called the base, is 300 feet. Okay, long, and the other two sides are equal. तो isosceles triangle है, right. The perpendicular distance from the corner of the plot where the two equal sides meet to the base is 200 feet. So काफी हिंट दे रहा है मुझे, है ना, काफी हिंट क्या दे रहा है। सो ये मेरे दो सिमिलर साइड्स हैं, ये मेरा बेस है। बेस के बारे में कुछ कहा था क्या उसने, द बेस इज 300 feet, दिस इज 300,
राइट। सो यहाँ से अगर मैं कुछ परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ ना आइसोसेलेस ट्राइंगल में, दिस लाइन इज ऑल्सो ए मीडियन ऑल्सो, राइट। तो ये मीडियन भी होती है। सो दिस विल बी 150, दिस विल बी 150 एंड दिस इज 200। सो मुझे 4 3, ये 4 है, ये 3 है, तो ये 5, तो ये 250 आना चाहिए। बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम में आपको ट्रिपलेट दिख गया, 150 200, व्हाट इज दैट? 50 को कॉमन लो 4, 50 को कॉमन लो 3, सो यहाँ पे 50 इंटू 5। ठीक है। टू काउंटर द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज, द फॉर्मर वांट्स टू डिग ए सर्कुलर पॉन्ड। ही प्लान्स दैट हाफ ऑफ द सर्कुलर एरिया विल बी इनसाइड द ट्रायंगुलर प्लॉट and the other half will be outside, which he will purchase at the market rate from his neighbor. To counter the adverse, the farmer wants to dig a circular pond. He plans that half of the circular area will be inside the triangular plot. ठीक है। The diameter of the circular plot is entirely contained in the base, and the circumference of the pond touches the other two sides of the triangle from inside. Let me read it again. The diameter of the circular plot is entirely contained in the base. Okay. And the circumference of the pond touches the two sides. तो बेसिकली क्या बोल रहे हैं, जो सर्कमफेरेंस है मेरा वो शायद ऐसा कहीं टच करना चाहिए, ऐसा कुछ ट्राइंगल बनेगा। द रीजन फॉर दिस इज कि ऐसा ट्राइंगल क्यों बना रहा हूं मैं, है ना। सो देखो, हाफ ये मेरा डायमीटर है, डायमीटर इज कंटेन्ड इन द बेस, पूरा बेस में आ गया, है ना। और ये मेरा एक ट्राइंगल का आधा पार्ट बन गया, दिस इज सेमी सर्कल, दिस इज अनदर पार्ट ऑफ सेमी सर्कल, राइट। इफ द मार्केट रेट पर स्क्वायर फीट ऑफ लैंड इज 1400, हाउ मच डज द फार्मर मस्ट पे टू बाय द लैंड फ्रॉम हिज नेबर फॉर द पॉट। सो बेसिकली उसको कितना लैंड खरीदना पड़ेगा? आधा, है ना। चाहे तो ये वाले आधे की वैल्यू फाइंड कर लो या ये वाले आधे की वैल्यू फाइंड कर लो, राइट। दिस इज व्हाट यू नीड टू डू, है ना। दिस इज व्हाट यू ऑल नीड टू डू। ओके। सो बेसिकली अगर समझें मोटा मोटा कि आपने कुछ ऐसा डायग्राम बनाया, राइट। अब आपको एरिया फाइंड करना है, राइट। एंड दिस इज दिस line is perpendicular, this line is perpendicular, fine. So this into 1400 should be the answer. सी बेसिकली अगर मुझे रेडियस मिल जाए तो थोड़ा काम हो जाएगा। सो व्हाट आई कैन डू इज, लेट्स से आई एम कनेक्टिंग दिस विद दिस। तो ये मैं कनेक्ट क्यों कर रहा हूं, देखो ये मेरी रेडियस है, ये लाइन मेरी रेडियस है, और ये यहाँ पे एक 90 का एंगल बनाएगी। सो बेसिकली अगर आप देखो ये मेरा कुछ ट्राइंगल है, और यहां से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, ये मेरी रेडियस है ना। और आपको इसकी पता है 200, दिस इज 300 एंड दिस इज 250, राइट। सो इसकी वैल्यू क्या आएगी? दिस इज डायरेक्टली ए बी बाई सी। तो मेरी आर क्या आ गई? ए इंटू बी by C. This is my value of R. So if I calculate the value of R, this will be 8. So the R is 240. R is 240. Is it 240? AB by C, right? Should be 240. Let's go with the 240. Right. R is 240. मुझे क्या फाइंड करना है? पाई आर स्क्वायर बाय 2, पाई आर स्क्वायर 240 into pi r square by 2, 240 by 2 will be 120, and into 1400, 1400 will basically become 200, है ना। 1400 उसका कोस था। सो माय आंसर शुड बी अराउंड 12 into 2 24, 24 24 is 576। तो 576 का डबल टू इज 132। so and this will be 154 167, 110 and 110 126. How much the farmer must pay? This is incorrect. This is incorrect. I think we have done some mistake in calculating the radius maybe. रेडियस का एक बार देख लेते हैं। रेडियस इज बेसिकली ए बी बाय सी। 0 से 0 कैंसिल, 5 से 6 40, should be 240 only. Radius should be 240 in my opinion. Hmm.
कुछ मिस्टेक कर रहे हैं, क्या मिस्टेक कर रहे हैं हम? ओके ओके, अंडरस्टूड अंडरस्टूड। सो ये मेरा लेंथ 300 नहीं है ना, ये ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं, दिस इज 150, दिस इज 150। अगर इसको हाफ करेंगे सो रेडियस विल बी हाफ, सो रेडियस इज 120, है ना, रेडियस मेरा 120 आएगा। दिस इज द मिस्टेक दैट वी आर डूइंग। सो रेडियस मेरा 120 आएगा, दैट इज पाई आर स्क्वेयर बाई टू, सो इंटू 1400, 1400 और 7 का कैंसिल हो जाएगा। सो बेसिकली 60 इंटू टू 120 बन जाएगा, 12 इंटू 12 144, समवेयर 22 88 96 3168 समथिंग आंसर आएगा। दैट इज द ऑप्शन नंबर वन शुड बी द आंसर, ऑप्शन नंबर वन शुड बी द आंसर। ठीक है, लेट्स ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है ना? A group of boys is practicing football in a rectangular ground. Raju and Ratan are standing at the two opposite midpoints of the two shorter sides. ठीक है, लेट्स ड्रॉ द फिगर। आई होप, एक सेकेंड, मुझे मेरा वीडियो चलने दो। चलो, ये मेरी शॉर्टर साइड है, ये मेरा रेक्टेंगल है। A group of boys is practicing football in rectangular ground. Raju and Ratan are standing at the two opposite midpoints of the shorter side. Raju here, let's say Ratan here. So Raju, this is Ratan, and let's say this is Raju. Raju has the ball, who passes it to Rivu, who is standing somewhere on one of the longer sides. Let's say Rivu is here. So Raju passes the ball to Rivu. Rivu holds the ball for 3 seconds and passes it to Ratan. Ratan holds the ball for 2 seconds and passes it back to Raju. The path of the ball from Raju to Rivu makes a right angle with the path of ball from Rivu to Ratan. The path of the ball from Raju to Rivu makes a right angle with the path of ball from Ritu to Ratan. So this path, let's say this is going this way, and this path, so ये मेरा एंगल जो है वो मेरा 90 डिग्री का है। ठीक है, the path of the ball from the speed of the ball whenever passed is always 10 मीटर पर सेकेंड। सो यहाँ पे जब भी पास होती है तो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से पास होती है। एंड द बॉल ऑलवेज मूव्स ऑन द स्ट्रेट लाइंस अलोंग द ग्राउंड। द डायमेंशंस ऑफ द ग्राउंड इज 80 मीटर एंड 50 मीटर। ठीक है, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। 80 एंड 50 दे रखे आपको डायमेंशंस, राइट। सो 50 इज द शॉर्टर साइड, ये मिड पॉइंट था मेरा, तो दिस लेंथ मस्ट बी 25, दिस लेंथ मस्ट बी 25, राइट। और ये पूरा 80 था, दिस इज 80। और मुझे रिवू की पोजीशन नहीं पता है ना, बाकी दोनों की पोजीशन मुझे मिड पॉइंट पता थी, बट बाकियों की नहीं पता, राइट। फिर क्या बोल रहा है? द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय राजू, रिवू एंड रतन इज, ये पूरे का एरिया मेरा 1000 है, राइट। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कंसीडर द प्रॉब्लम ऑफ कंप्यूटिंग द फॉलोइंग। हाउ मेनी सेकंड्स डज इट टेक फॉर राजू टू गेट द बॉल बैक सिंस ही पास्ड इट टू रिवू, है ना, सिंस ही पास्ड इट टू रिवू। रिवू के पास करने के बाद कितने सेकंड में बॉल वापस आ रही है। तो बेसिकली अगर आपको ये डिस्टेंस पता लग जाए, ये डिस्टेंस पता लग जाए और ये डिस्टेंस पता लग जाए, देन यू विल बी एबल टू फिगर इट आउट कि कितने डिस्टेंस के बाद बॉल मेरी वापस आ रही है, राइट। समझ आया क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना? थोड़ा सा डिफिकल्ट है, 100% डिफिकल्ट है। ऑप्शंस पे देखते हैं क्या क्या बोल रहे हैं। ऑप्शंस में मेरा है वन एलोन इज सफिशिएंट, सेकंड एलोन इज सफिशिएंट, ईदर ऑफ इट। ठीक है, एक एक करके स्टार्ट करते हैं, है ना। लेट्स से पहला स्टेटमेंट मैं ले रहा हूँ, है ना, एलोन वन वाला। द डायमेंशंस ऑफ द ग्राउंड इज 80 इंटू 50। सो बेसिकली समहाउ आई हैव टू फाइंड दीज साइड्स, समहाउ आई हैव टू फाइंड दीज साइड्स। ठीक है, मुझे साइड्स फाइंड नहीं करनी, बस मुझे ये पता लग गया कि अगर मैं साइड्स को फाइंड कर लूंगा एनी हाउ, है ना, साइड्स को एनी हाउ फाइंड कर लूंगा, आई विल बी एबल टू गेट माई आंसर, है ना, आई विल बी एबल टू गेट माई आंसर समहाउ, राइट। सो लेट्स डू वन थिंग, इसको कनेक्ट कर देते हैं। सो दिस इज 80, ये तो मुझे पता लग गया, मुझे इन दोनों को भी फाइंड करना है। लेट्स से दिस इज ए, then this will be 80 minus a, right। और फिर लेट से ये मेरी साइड b है, why I am assuming it as b, this side, ये मेरी साइड क्या हो जाएगी, ये वाली साइड क्या हो जाएगी, √625 प्लस ए स्क्वायर। और ये वाली साइड क्या हो जाएगी, ये वाली साइड क्या हो जाएगी, √80 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस दिस 625, ये साइड आ गई।
मेरे पास दो साइड्स आ गई, ये वाली साइड आ गई, ये वाली साइड आ गई, है ना। अब ये वाली साइड 80 है एंड दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, तो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर शुड बी इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर. So there must be one value of a that is satisfying this condition. Hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square, right? और जो भी वो condition होगी, from there I can get the value of a, और a की value आएगी तो मेरी ये भी value आ जाएगी, ये भी value आ जाएगी, and I will be able to find the time that ball takes from traveling from this direction to this direction to this direction to this direction. So through the first statement I can get my answer. Through the first statement I can get my answer. Now let's focus on to the second statement. फर्स्ट स्टेटमेंट अलोन से मैं अपना आंसर निकाल सकता हूँ. सेकंड स्टेटमेंट मुझे देखना पड़ेगा कि सेकंड स्टेटमेंट अलोन से मैं आंसर निकाल सकता हूँ या नहीं निकाल सकता. ठीक है. द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय राजू, रिवू एंड रतन इज 1000. तो आपको ये कुछ नहीं दिया हुआ, बस इसका एरिया आपको दिया हुआ है 1000. दैट मीन्स लेट्स से दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर, सो यू ऑलरेडी यू नो हाफ इंटू बेस इंटू पी इज 1000, सो दिस इज 2000. सो आपको पता है बेस बीपी आपका 2000 है ना, और बीपी अगर 2000 है तो एच तो ऑब्वियसली निकल जाएगा. अगर आपको बी की वैल्यू पता है, पी की वैल्यू निकलता है ना, तो आप एच को फाइंड कर पाओगे. बट द पॉइंट इज कि बीपी की वैल्यू आप क्या निकाल पाओगे. आप बी को 400 ले लो, पी को 500 ले लो, है ना. यू कैन टेक इन एनी ऑर्डर. आपको कुछ नहीं पता, आपको रिवू की पोजीशन भी फिक्स नहीं है, रिवू को यहाँ ले लो, द वैल्यूज विल कीप चेंजिंग. So second alone will not be sufficient, but first alone is sufficient. So your answer should be first alone is sufficient to solve this type of problem. First alone is sufficient to solve this type of problem. Fine. Next question देखते हैं क्या बोल रहे हैं. The least common multiple of a number and 990 is 6930. है ना. Least common multiple मेरा क्या होता है, LCM, है ना. The greatest common divisor of that number is this. What is the sum of digits of the least possible value of that number? ठीक है. एक मेरा नंबर है, उसका एलसीएम लेट से नंबर इज माय एन 990, इसका एलसीएम मेरा है 6930, एंड द ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर ऑफ दैट नंबर एंड 550, एचसीएफ ऑफ दैट नंबर एंड 550 इज 110, राइट, इज 110. थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे जाते हैं, है ना. अगर एचसीएफ निकालना है आपको 550 और एन का, राइट, तो आप एचसीएफ कैसे निकालते हो, और आपको पता है इन दोनों का एचसीएफ क्या है मेरा 110. 110 को बेसिकली मैं अगर फैक्टराइज करूं, सो आई विल गेट 11 इंटू 2 इंटू 5. इसको अगर मैं फैक्टराइज करूंगा तो आई विल गेट 11 इंटू 2 इंटू 5 का स्क्वायर. एचसीएफ बेसिकली वो होता है जहां पे स्मॉलेस्ट पावर आती है और वो पावर आती है जो सब में कॉमन. तो 11 सब में आना चाहिए, तो 11 मेरा आ गया, यहाँ पे आएगा. 2 सब में आना चाहिए बिकॉज एचसीएफ में है, तो 2 यहाँ पे है, तो 2 यहाँ पे भी आएगा. अब क्या 11 की पावर मेरी, अब यहाँ पे देखो एचसीएफ हमेशा क्या होता है, स्मॉलेस्ट पावर, है ना, स्मॉलेस्ट पावर. तो यहाँ पे एचसीएफ 11 की कोई भी पावर आ सकती है, यहाँ पे 2 की पावर कोई भी आ सकती है, बिकॉज यहाँ पे 11 की पावर 5 आ गई, स्टिल यहाँ पे 11 आएगा बिकॉज एचसीएफ में क्या होती है मेरी स्मॉलेस्ट पावर. अब क्या यहाँ पे 11 इंटू 5 आएगा, क्या यहाँ पे 11 इंटू 5 स्क्वायर आ सकता है, नहीं आ सकता, क्योंकि फिर यहाँ पे 5 स्क्वायर आना पड़ेगा. अब क्या यहाँ पे 11 5 क्यूब आ सकता है, तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट वैल्यू 5 स्क्वायर आना चाहिए, वो भी नहीं पॉसिबल. तो मुझे यहाँ पे पता लग गया मेरा 11 इंटू 2 इंटू 5 की पावर 1 आएगा, है ना. ठीक है. क्या मेरे इसके साथ कोई और प्राइम आ सकता है, डेफिनेटली आ सकता है. क्यों, क्योंकि मेरा एचसीएफ क्या होता है, मेरा एचसीएफ क्या होता है ना, जो मेरी कॉमन डिजिट्स हैं, कॉमन मेरे प्राइम फैक्टर है, वही काउंट होते हैं और उनकी लोएस्ट पावर. तो मुझे यहां से कुछ एन की वैल्यू पता लग गई कि एन की वैल्यू में, है ना, 11 टू 5 में से 5 एक बार आएगा, 11 टू भी आएंगे, है ना, एटलीस्ट 1 टाइम आएंगे, और बाकी प्राइम फैक्टराइजेशन मेरे आ सकते हैं. सो यहां से मेरा एचसीएफ का खेल खत्म. अब बात करते हैं एलसीएम की. एलसीएम आपको बोला हुआ है ना, बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं, है ना. एलसीएम आपको बोला हुआ है, लेट्स से 990 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर मैं करूंगा तो दैट इज 5 विल बिकम 198 एंड 99, देन 11 इंटू 3 का स्क्वायर, कुछ ऐसा बनेगा, है ना, कुछ ऐसा बनेगा. ठीक है, राइट. अब लेट्स डू वन थिंग. अब मुझे एन का भी बोला है, एन का आई डोंट नो एनीथिंग. फिर मुझे बोला है 6930. एलसीएम बेसिकली क्या होता है, जितने भी आपको मल्टीपल्स दिख रहे हैं, चाहे वो कॉमन हो चाहे वो नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उनकी हाईएस्ट पावर आपको उठानी होती है, उनकी हाईएस्ट पावर आपको उठानी होती है. 6930 को मैं ब्रेक करूं तो 5 इंटू 2 तो मुझे क्लियरली दिख रहा है,
उसके बाद 693 को अगर मैं ब्रेक करूं, सो लेट मी यूज द कैलकुलेटर, आई थिंक यू हैव कैलकुलेटर इन जेट। तो इसको ब्रेक करने के लिए मेरा 3 आएगा 2 टाइम्स 7 देन 11, ये मेरा एलसीएम है, दिस इज माय एलसीएम, दिस इज वन नंबर। अब देखो एन मेरा क्या है, 11 की पावर समथिंग, 2 की पावर समथिंग, 5 की पावर 1 इंटू समथिंग समथिंग। तो 5 ये यहां से कहां से आएगा, 5 कहीं भी एग्जिस्ट करना चाहिए और उसकी हाईएस्ट पावर आएगी तो ठीक है। 2 कहीं भी एग्जिस्ट करना चाहिए और उसकी हाईएस्ट पावर आएगी, तो यहाँ पे क्या 2 का स्क्वायर आ सकता है, फिर तो यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर आता है ना, तो मतलब यहाँ पे 2 का पावर 1 ही आएगा। 3 का स्क्वायर चाहिए, 3 का स्क्वायर मेरा यहां से आ सकता है। अब 3 यहाँ पे आएगा नहीं आएगा कोई फर्क नहीं पड़ता, आ भी जाए, बट यहाँ पे 3 का स्क्वायर तक आ सकता है। 3 का क्यूब आया तो यहाँ पे 3 का क्यूब आ जाएगा, है ना। आपको क्या बोला, व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू, तो मैं 3 को क्यों इंक्लूड करूंगा, लीस्ट पॉसिबल वैल्यू चाहिए तो। 7 को मुझे देखो यहाँ पे 7 नहीं है, तो 7 को मुझे यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा और 7 की पावर 1 ही आएगी, ठीक है। 11 को मुझे इंक्लूड करना पड़ेगा, तो 11 की पावर भी 1 ही आएगी, राइट। तो मेरा नंबर क्या आया, देखो मेरा नंबर क्या आ गया, रिक्वायर्ड नंबर 11 इंटू 2 220 इंटू 5 110 इंटू 7 770। दिस इज द मोस्ट लॉजिकल वे टू सोल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। क्या पूछा, व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स मेरा क्या है, 7 प्लस 0 दैट इज 14 इज माय सम ऑफ डिजिट्स, 14 is my sum of digits, right? So we are closing this session as of now. I think it is more than 15-20 minutes, right? We will keep continuing these sessions on the YouTube also, and a lot of students have been requesting for the ZAT course. So ZAT ka DM ka course, I am planning to launch that ZAT DM course soon. So you will receive the details around 1st of December, right? So if you are interested, you can watch the video, and the video will be released on the 1st of December, and then you can make your decision. It will be focused towards decision making and the quants, and the price for that course will be around 599 only, nothing more, right? That's it for today. Thank you and have a very happy day.